एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, भद्दी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ। मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूं। मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया, धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। मेरी जान खतरे में इस समय। मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग। तुमको एक दिन मरवा देंगे, रोड पे मरी पड़ी होगी, तलाक तो तुम्हारे अच्छे अच्छे देंगे, ऐसे नहीं दोगी तो मर के तलाक दोगी। उनके पापा को विधानसभा चाहिए फतेहपुर से, दूसरी शादी कर लो, मेरा पति मुझसे बोलता है। जब शादी हुआ था तो देखिए कितनी पतली, कितनी सुंदर थी और अभी भी सुंदर है। सुंदरता में इनके कोई कमी नहीं आया है। मुझे मरवाने की प्लानिंग पूरी चल रही है, मतलब मेरे ससुर के द्वारा और मेरी सास के द्वारा और एक विपुल शुक्ला है उनके द्वारा। वो लोग अमीर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पैसे भी उनके पास हैं। थाने में, अलीगंज थाने में वो लोग पैसे खिला देते हैं। क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे, मुझे हरा दिया। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए। सोचिए, इस लड़की का मदद कोई नहीं कर रहा है। ये लखनऊ से पटना आई है, ये लड़की लखनऊ से पटना बिहार आई है। दोस्तों, इनकी कहानी अगर आप सुनिएगा ना तो आप भी इमोशनल हो जाइएगा। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया, शादी किया गया और शादी के 7 साल बाद अब इस लड़की को, इसके बच्चे को छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं ये लड़का है और इस लड़के का नाम गगन तिवारी है और इस लड़की का नाम अर्शी चौधरी था। मतलब पहले ये मुसलमान थी और मेरठ की थी, तो मेरठ में जो टाइटल लगता है चौधरी लगता है, और अब ये तिवारी हो गई है, ब्राह्मण हो गई है और बच्चा भी है। और सोचिए अब इस लड़की के साथ जो हुआ है, ये पूरी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। और ये कोई छोटे घर की नहीं है, बढ़िया से दिखाइए, अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। मतलब समझिए करोड़पति घर से आती है और इनके जो ससुर जी हैं वो पॉलिटिशियन है और ये अपनी बातों को रखने के लिए हमारे पास पटना आई है क्योंकि इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। तो हम अर्शी से बात करेंगे। अर्शी, कैसी हैं आप? मैम बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं यूपी से इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मेरे लिए गुहार करेंगी यूपी सरकार से, योगी जी से, कि वो मेरी कार्रवाई कराए और मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। मेरे ससुर जो है, मतलब संतोष तिवारी जी जो हमारे ससुर हैं। ससुर का नाम संतोष तिवारी है जी। क्या हुआ है ये बताइए। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। उनके अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं और मैंने मतलब बहुत कुछ झेला है मैम उस लड़के के। चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी बताइए कि किस तरीके से आप गगन से मिली थी, कैसे आपने भाग करके लव मैरिज शादी की और उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, थोड़ा सा हम ये जाने। मैम हम मतलब साथ में पहले घूमते टहलते थे। कहाँ मिली थी आप गगन से?
हम अलीगंज में मिले थे। अलीगंज में पहले हम हॉस्टल में ही रहते थे, पीछे उसके घर के। तो उसके दोस्त के द्वारा हम मिले थे, फिर हम साथ में घूमने टहलने लगे। घूमते टहलते चलते प्यार हो गया हम दोनों। आप मुसलमान थी पहले? जी, हम मुस्लिम थे। उसको पता था सब कुछ मेरे बारे में। वो हर एक चीज़ जानता था कि मैं कैसे, किस पर्पज़ से लखनऊ में रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उसको मेरा हर चीज़ पता था। उसने हर चीज़ जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया था और फिर साथ में घूमता टहलता था। फिर उसको मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। मम्मी मेरी थोड़ा उस टाइप से है, वरना वो नहीं मानेगी। पहले रिलेशन में आया, उसके बाद शादी का टाइम आया तो ये कहा कि भाई तुम पहले धर्म परिवर्तन कर लो, मतलब मुसलमान से पहले हिंदू बनो तब हम तुमसे शादी करें। हाँ, फिर उसके बाद में उसने कहा कि तुम मतलब मेरे लिए अगर हिंदू बन जाओगी तो मेरे घर वाले मान जाएंगे, हाँ, वरना मेरे घर वाले कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे पापा थोड़े उस टाइप से हैं, गुस्सैल हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जब हमारा प्यार इतना ज़्यादा था कि हम उसके लिए हर चीज़ के लिए रेडी हो गए। धर्म परिवर्तन कर लिया। अब धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे डेली फिर भी। लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी कि अगर मैंने किया है तो मैं निभाऊंगी मरते दम तक। मैंने उसको बोला भी कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि आज तुमको छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। मेरी एक पहली शादी है, यही शादी है, मैं इसको निभाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले रोज प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे, मुझे परेशान करते थे, खाना वाना कुछ नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से घर पे ऐसा होता था कि आपको खाना खाने के लिए नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर 1 महीना तक हम परेशान रहे। फिर उसके घर वालों ने भगा दिया हम दोनों को, कहा कि यहाँ से निकलो, कहीं और रहो। जा करके मेरी नाक कट रही है, मेरी इज्जत उछल रही है। तो हम लोग फिर रहने चले गए बाहर निकल के। रहते रहते साथ में उसके घर वालों ने प्लानिंग की हमारे खिलाफ। अपने लड़के को नाबालिग दिखा करके 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। आपकी ससुराल में 400 करोड़ की संपत्ति है? जी हाँ, उनके पास है। दलित लोगों की जमीनें उन्होंने मेरे ससुर जी ने मतलब अपने नाम पे करा के रखा हुआ है। जो दलित लोग होते हैं बेचारे, गरीब लोगों की, तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उनके पास है। लुलु मॉल के पास अंसल है, अंसल में बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। कि लुलु मॉल के पास भी उनका प्रॉपर्टी? हाँ, वहीं पे। बहुत रिच है आपका ससुराल, है ना? जी, बहुत रिच है। लेकिन मुझे शादी से पहले ये सब कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बाय गॉड भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना शादी करती। मेरी जान खतरे में इस समय। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग। इतना बुरा कर चुके हैं, मुझे जेल भी जुआ चुके हैं। वो जेल भी जेल भी जुआया था कि मैं उनके लड़के को स्लो पॉइजन देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया। मैं तो प्यार से रह रही थी उसके साथ में। और अच्छा, एक चीज बताइए अर्शी, 2019 में आप शादी किए हैं। ये आपका कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है शादी का, वो है, ठीक है? 2019 में आपने शादी किया। फिर आप मेरी मर्जी से उसने अपनी जो भी किया हो, आईडी वाईडी चेंज कराई हो, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो पैसे वाला था, उसको बहुत लोग जानते हैं, हर चीज वो कर सकता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ कराऊं। वो किया, वो किया है। कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता था। उसने अपनी आईडी चेंज कराई 2000 के हिसाब से। वो 25 साल का अब हुआ है। उसने अपनी आईडी 2 साल एक्स्ट्रा बढ़वा ली थी, 2000 मतलब 21 प्लस करने के लिए। लेकिन उनके घर वालों ने मुझे इन्वॉल्व कर दिया इस चीज में कि मैंने गलत किया है, बस उसकी संपत्ति हड़पने के लिए। और स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। की बात है अर्शी? 2020 की। 2020 में आपको जेल भेजा गया आपके ससुराल वालों की तरफ? हाँ। और कितने दिन तक आप जेल में रही? 1 महीना 10 दिन। और मेरे घर वालों ने, फिर मेरी मम्मी ने, मेरी मौसी ने कुछ भी करके कहीं से भी पैसे इकट्ठा करके मुझे छुड़वाया। और आज भी केस चल रहा है उस चीज़ का। मैं उस पे जाती हूँ अपनी साइन करने के लिए, मुझे बहुत तकलीफ होती। मैंने अपने हस्बैंड से कई बार बोला कि अब तो सही कर लो सब चीज़ें। तो बस वो मुझे ऐसे ही मेरे साथ फ्रॉड करता रहा रोज। नहीं, अब ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे। लेकिन उसने आज तक उस केस से मुझे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए एक गलत भावना चल रही है कि बस मुझे यूज करेगा। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। उसके बाद में यूज करके मुझे मेरे बच्चे के हाथ मरने के हाल पे छोड़ के चला गया है।
अब मैं इस बच्चे को लेके कहाँ भटकूं। अब मैं जहाँ किराए पे रहती थी उन मकान मालिक से भी बोला कि उससे खाली करा लो। जब मैं चलो ठीक है मैं खाली भी कर दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे दर बदर भटकना पड़ेगा। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपना कुछ कर लूँ, अच्छे से बिजनेस कर लूँ या कुछ मैं अपना कर लेती। अब इस बच्चे को भी पालना है, मुझे अपने आप को भी पालना है, और मेरी स्कूटी छीनने की धमकी देता है। स्कूटी से जो घूमती हो, इधर उधर दौड़ दौड़ के जाती हो, वो भी छीन लूंगे और तुमको एक दिन मरवा देंगे, रोड पे मरी पड़ी होगी, कुछ लुआ देंगे। मतलब बहुत जितना हद होता है उतना पार कर चुका है वो। सोचिए दोस्तों, अब ये ना घर की रही ना घाट की रही, बहुत मतलब ये प्यार की थी, ठीक है, और प्यार करके शादी की थी, लव मैरिज की, प्रेम विवाह की, और उसका सबूत है। देखिए सिंदूर लगाई हुई है, बिंदी लगाई हुई है, चूड़ी पहनी हुई है, बिछिया पायल, जो एक मुसलमान धर्म में नहीं किया जाता वो ये हिंदू बन करके पूरा कर रही है। और जो भी एक अच्छी बहू होती है वो बन करके ये अपने ससुराल वाले का केयर भी करती थी, अपने पति को प्यार भी करती थी। और देखिए एक बच्चा भी हुआ, और ये बच्चे को छोड़ करके, इस लड़की को छोड़ करके अब इनका कहना है कि ये लड़का दूसरा शादी करना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके मायके वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं अर्शी? नहीं, अब कोई भी मेरे साथ में नहीं क्या है। बोलते हैं मायके वाले? सब बोलते हैं कि अब जो तुमने किया है अपना खुद समझो, खुद आगे बढ़ो, हम क्या करेंगे। वो फिर मेरे मायके वाले इतना भी रिच नहीं है जो मेरा हमेशा हेल्प करेंगे। एक बार मुझे जेल से छुटा के लेके आए थे, तभी वार्न किए थे कि अब इस आदमी के पास नहीं जाना, लेकिन फिर मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझे बहलाया फुसलाया, रोया बहुत, मेरे आगे गिड़गिड़ाया, फिर मैं उसके साथ चली गई। आप कितनी मासूम है कि भाई आपको ससुराल वाले, आपके पति ने 1 महीना जेल में भी रखा, फिर भी आप उसके पास रहने चली। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने प्यार इतना कर लिया ना कि मैं मरने के लिए भी तैयार थी उसके लिए, कि ठीक है तुम मुझे मार डालो, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अपने से अलग मत करो। मैं उसको ये पता है अच्छे से कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ये रिश्ता कब से बिगड़ने लगा? शादी के बाद लड़के के साथ आप अलग रहने लगी थी, तो ये रिश्ते में जो खटास होती है वो कब से आने लगी? जब से वो 3 महीने से बाहर गया, उसके घर वालों ने जानबूझ करके मुझसे कब दूर। की बात है? ईयर कौन सा? 2025 की बात है, इसी साल की। इस साल आपका रिलेशन खराब होने लगा, इसके पहले सब ठीक था? नहीं, उससे पहले भी हमारा रिलेशन खराब रहता था। बीच बीच में रोज वो ड्रिंक करके आता था, बहुत ज्यादा दारू पीता था, तो वो रोज मारपीट करता था, रोज मुझे गंदी गंदी गाली देता था, बोलता था कि मेरे घर वाले जो कहते हैं वो सही कहते हैं, तुम इतनी गंदी हो, तुम ये हो। मतलब उनके घर वाले गाली उसको देते होंगे कि उस लड़की से तुमने शादी की, मेरी नाक कटा दी, अब मुझे दूसरी शादी करवानी, कैसे करवाऊं, ये वो, तलाक लेकर के आओ। लेकिन वो मतलब वो चाहता था कि वो रहे, लेकिन उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते थे डेली डेली, क्योंकि मैं तो वहाँ पे थी नहीं उसके घर पे, उसको ही फेस करना पड़ता था। अभी गगन आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं? अभी अब वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब उसके दिल दिमाग में पैसा, उसकी पावर, उसके पापा का पॉलिटिक पावर, हर चीज उसको भी उनके पापा को विधानसभा चाहिए, फतेहपुर से उनको विधानसभा चाहिए, उसको भी अध्यक्ष बनना है, उसको सब मतलब अब सारे चुनाव पास आ रहे हैं, तो उसके दिमाग और दिल दिमाग में सब वही छा गया है कि अच्छी लड़की, दुबली पतली लड़की, पढ़ी लिखी और उनके पूरी फैमिली संभाले, ऐसी लड़की चाहिए। अब मुझे आप तो इतनी सुंदर है ना। उसने अब उसको मेरे अंदर सुंदरता नहीं दिखती है, अब मुझे मोटा कर दिया, मुझे बेकार कर दे, मैं उसी का हाथ है। कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया कि चलो जिम कर लो या कुछ आगे बढ़ जाओ, कोई किसी चीज का सपोर्ट नहीं किया। मैंने उसको जबकि बोला कि तुम मेरे लिए कुछ तो अच्छा कर सकते थे, तो बोलता है समय आने पे होगा, समय आने पे होगा। मैम समय कब तक आएगा ये भी तो हमको नहीं पता है, कब समय आएगा। जब इंसान मर जाएगा तब भी लोग कहते हैं समय आएगा, समय आएगा। समय कभी नहीं आता है, लाना पड़ता है। उसने मेरे लिए कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो मैं कह देती कि हाँ तुमने मेरे कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर भी कुड़ कुड़ के उसके साथ रह रही थी कि नहीं ठीक है मेरा पति तो है, मैं अपने बच्चे के मुंह देख के उसके साथ अपना जीवन काटना चाहती थी कि मैं बच्चे को दूसरे बाप का नाम नहीं चाहिए। मैं चाहे जैसा मेरा पति मारेगा, एक दिन मार डालेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे का बाप यही रहना चाहिए, गगन तिवारी। मेरे बच्चे को कोई ये ना कहे कि तुम सौतेले हो। मेरे को इतना तकलीफ है इस चीज का। वो मुझसे बोलता है दूसरी शादी कर लो, मेरा पति मुझसे बोलता है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो हम कैसे कर ले दूसरी शादी? हम वो औरत नहीं बनना चाहते हैं, अपने बच्चे को दूसरे बाप का नाम नहीं देना चाहते हैं। मुझे बहुत तकलीफ है।
देखिए, इस महिला को देख करके सच में ऐसा लग रहा है कि जमाना कितना खराब है। चाहे वो कोई भी धर्म की बेटी हो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। 7 साल साथ में रही और अब जा करके अब वो लड़का कह रहा है कि अब तुम हमको अच्छी नहीं लगती हो, अब तुम मोटी हो गई हो, तुम भद्दी दिखने लगी हो, तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया है, अब हमको नई लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, स्लिम लड़की चाहिए। मतलब सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। और जबकि एक बच्चा है, 4 साल का एक बच्चा है और इतना प्यारा बच्चा है। सोचिए, इस लड़की का जीवन तो खराब किया ही है गगन, उसके साथ साथ इस बच्चे का भी जीवन खराब किया है। ये बच्चा देखिए कितना बेचारा मासूम है और इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि इसके पापा इसके साथ क्या कर रहे हैं। रोज पूछता है बेचारा मेरा छोटा सा बच्चा, पापा कहाँ चले गए मम्मी, मुझसे पूछता है। मेरा दिल फट सा जाता है, मैं क्या बोलूं उस बच्चे को कि पापा नहीं है बेटा, पापा तुमको छोड़ के चले गए कहीं, हमको नहीं पता है। फोन उसने स्विच ऑफ कर लिए हैं सारे, उसने फोन स्विच ऑफ करके मेरा बच्चा मासूम सब रोज पापा को याद करता है। क्या नाम है बेटा आपका? विराज तिवारी। विराज तिवारी। हाँ। अच्छा विराज, आपके पापा कहाँ पे हैं? घर में। घर में है। हाँ। पापा प्यार करते हैं? मम्मी को प्यार करते हैं पापा? नहीं। क्या बोलते हैं पापा आपके? डांटते हैं। डांटते हैं? हाँ। क्या कहिएगा, पापा आपको देख रहे हैं अगर वीडियो में तो आप क्या कहिएगा? पापा की याद आती है आपको? नहीं आती है। पापा अच्छे हैं कि गंदे हैं? गंदे। गंदे हैं। फोन काट देते हैं। फोन काट देते हैं। अच्छा, मम्मी के साथ रहना है आपको या पापा के साथ रहना है? मम्मी के साथ। मम्मी अच्छी है। हाँ। जब शादी हुआ था तो देखिए कितनी पतली कितनी सुंदर थी और अभी भी सुंदर है, सुंदरता में इनके कोई कमी नहीं आया है। लेकिन अब इसको मोटी लगने लगी है पत्नी, और पत्नी को लेकर के ये सोच, मतलब समझिए कि एक पति का कितना गंदा है। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं लखनऊ में रहती हूँ। रेंट पे रहती हैं? जी रेंट पे रहती हूँ। रेंट से ही रखा है मुझे, जब से शादी किया है तब से रेंट पे रखा है। आज 7 साल होने वाले शादी को, लेकिन हमेशा रेंट पे रखा है। हमेशा एक ही बहाना, एक ही धोखा, अभी सब सही हो जाएगा, सब सही कर देंगे, सब घर में रहेंगे साथ में मिलके, और घर वाले अपना 7 साल से आप रेंट के मकान में ही रह रहे हैं? हाँ, और मुझे कुछ भी 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं दिया। इनके घर वाले बोलते हैं कि मैं प्रॉपर्टी के लिए हूँ। मुझे अगर प्रॉपर्टी के लिए मैम होती, जब उसने मुझे जेल भिजवाया था, जब मैं लौट के आई थी, तब भी मैं शादीशुदा थी उसके साथ में, तभी मैं कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉपर्टी ले सकती थी, अपना जीवन बिता सकती थी अपने अच्छे तरीके से। लेकिन नहीं, मुझे प्रॉपर्टी की उसकी लालच नहीं है, मुझे सिर्फ उससे प्यार था और आज भी प्यार है। मैं अपने, और फिर उसके बाद मेरा बच्चा हो गया, उसका चेहरा देख करके मैं जी रही थी अपने बच्चे के लिए कि पति चाहे जैसा भी है तो क्या हुआ, पति तो है मेरे लिए। मेरा कहता है कि प्रॉपर्टी के लिए तुम मेरे साथ। हाँ, प्रॉपर्टी। अपने पति के साथ रहना चाहती है? हाँ, मैं अभी भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वो दूसरी शादी के लिए दबाव डालता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा तुम मुझे तलाक दो, तलाक तो तुम्हारे अच्छे अच्छे देंगे, ऐसे नहीं दोगी तो मर के तलाक दोगी, मैं मतलब मर जाओगी तो क्या कर लोगी, तो तलाक तो तब भी हो जाएगी, तब मैं शादी कर लूंगा। मतलब यहाँ तक के मुझे मरवाने की प्लानिंग पूरी चल रही है, मतलब मेरे ससुर के द्वारा और मेरी सास के द्वारा और एक विपुल शुक्ला है उनके द्वारा। अच्छा, मतलब आपको जान से मारने का वो लोग धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं। कल भी मेरे हस्बैंड ने 8 दिन बाद कॉल किया, कल भी मुझे धमकी दे रहा था। रास्ते में थी मैं, तो कह रहा है कि कब तक भागोगी, कब तक बचोगी, किसी न किसी दिन तो कार के नीचे मेरी आओगी, तब तुमको पता चलेगा, ऐसा कुछ लूंगा कि तुम्हारे मुंह में कोई पानी भी नहीं डालेगा, तड़प तड़प के मर जाओगी वहीं पे, ऐसे मुझे बोल रहा था। और हंस रहा था कस कस के, बोलता अभी सामने नहीं आऊंगा, जब तुमको अंदर भिजवा दूंगा या तुमको मरवा दूंगा तभी सामने आऊंगा, ऐसे। सपोर्ट में कोई नहीं है अर्शी? मेरे सपोर्ट में मैम कोई भी नहीं है, यूपी सरकार भी नहीं है। मैं यूपी सरकार से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कोई तो मेरी सुने, कोई तो मेरे लिए आगे खड़ा हो आकर के, कोई मेरे हक की लड़ाई लड़े। वो लोग अमीर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पैसे भी उनके पास हैं। थाने में, अलीगंज थाने में वो लोग पैसे खिला देते हैं, बार बार मेरे साथ गलत होता है। कब तक मैं झेलूंगी मैं भी, या फिर मैं हार जाऊंगी या फिर मेरे
पास में 2 ही ऑप्शन है। जब मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं तड़पती रहती हूँ, रोडों पे घूमती रहती हूँ पागलों की तरह। कोई तो मेरा इंसाफ करा दे, कोई तो। योगी जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, तो मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने हर चीज कर लिया, लेकिन आज 8-9 दिन हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लड़का आराम से टहल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मुझे तड़पा रहा है और मेरा घर भी खाली कराने को बोल दिया। मैं अब कहाँ जाऊँ, अब बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? इतने पैसे नहीं है कि मैं फिर से 10-20 हजार लगा के कोई घर खरीदूं, फिर कहीं रहूं, फिर मैं भागूं। क्या करूं मैं? मेरे को तड़पने के लिए छोड़ के चले गए। यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप योगी सरकार या जो विपक्षी दल हैं उनको क्या कहिएगा, ये बताएं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ। मैं पूजा करती हूँ, दिवाली पे पूजा करती हूँ, करवा चौथ रखती हूँ, जितने भी त्योहार होते हैं मैं सब मनाती हूँ मैम। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे घर में ना होता हो। मेरे हर चीज का फेस्टिवल का फोटोज है मेरे पास। मैंने होली, दिवाली, हर चीज किया है उसके लिए। और मैं हमेशा आगे से, मैं अपना त्योहार कभी नहीं करती, लेकिन मैं उसका त्योहार जरूर करती थी। आप पूजा पाठ भी करती हैं, आप सारा फेस्टिवल हिंदू वाला मनाती हैं, मतलब पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से हर काम करती हैं। जी बिल्कुल करती हूँ मैं। फिर भी उन लोगों को दिक्कत है कि तुम मुसलमान हो। हाँ, मेरी सास को ज्यादातर दिक्कत है, इसलिए क्योंकि मेरी सास थोड़ा पूजा पाठ करती है घर में, तो वो ये सोचती है कि ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम के नाम पे उनको नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। वो मतलब मुझे क्या मैं बोलूं, इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करती, कहती कटविन, कटविन का बच्चा पिल्ला, मतलब मेरे बच्चे को बोलती है पिल्ला है वो उसका। उस पिल्ले को मार दो, उसके मुंह पे तकिया रख दो, दबा दो हाथ रख के। मेरे पति से कहती है मर जाएगा, जब वो मर जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो उसके दम पे लड़ाई लड़ेगी। मुझे ऐसे बोलती है मेरी सास, बोलती है उसको मार दो, फिर वो बचेगी, वो खुद मर जाएगी तड़प तड़प के। मेरे बच्चे को मारने के लिए भी बोलती है। भाई यहाँ पे धर्म भी चेंज कर लिया गया, हर चीज चेंज कर लिया गया। लड़का के प्यार के खातिर ये पूजा पाठ, करवा चौथ और जो भी हिंदू का फेस्टिवल था वो भी रखती थी। और ये मेरे साथ बैठी हुई है बहुत देर से, लेकिन कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाई एक मुसलमान है। ये पूरी तरीके से हिंदू बेटी लग रही है, लेकिन फिर भी इनके ससुराल वालों को दिक्कत है और कहते हैं कि भाई तुम मुस्लिम घर की बेटी हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इस लड़के ने शादी किया, कोर्ट मैरिज शादी किया, मंदिर में शादी किया, मतलब पूरे रीति रिवाज से शादी किया, तब इसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये लड़की एक मुसलमान रही है, एक मुस्लिम बेटी रही है। तो अब ये क्यों छोड़ रहा है? जिम्मेवारी गगन की बनती है। सबसे बड़ी बात कि इस लड़के को स्टैंड लेना चाहिए अपने पत्नी के लिए, और कहता है कि भाई तुम मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आखिर यहाँ पे किसकी गलती है? कुछ आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी गलती की जिसके कारण आपका पति आपसे दूर चला गया है? नहीं मैम, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। वो शुरू से ही मुझे छोड़ना चाहता था, क्योंकि जब उसके घर वालों ने उसको बहुत पैसा रुपया सब कुछ दिखाया, तो वो शुरू से उसके दिमाग में ये आ गया, ठीक है जितने दिन रहेंगे यूज कर लेंगे, या दूसरी पत्नी का दर्जा मुझे दे देंगे। हाँ, पहली पत्नी मतलब उनके घर वालों की मर्जी से एक आ जाएगी उनके बेटे के लिए, हाँ, दूसरी मैं हो जाऊंगी, मतलब एजा एक दूर वाली, मतलब बाहर, जो जिसको यूपी में बहुत गंदी गाली दे करके बोलते हैं, रखेल ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। तो वो मुझे ये बनाना चाहता था कि जब मेरा मन होगा तो अर्शी के पास चला जाऊंगा यूज करने के लिए, बेटा तो मेरा है ही उससे, तो मेरा भी नाम ऐसे चलता रहे। और उसने मुझे सबसे छुपा के रखा हुआ है। आज तक उसके घर में, उसके मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा कि मेरे से वो शादी किया है। चुप्पे चोरी तो हर कोई जानता है, लेकिन खुल के आज तक मुझे कोई नहीं देखा है कि उसके मोहल्ले में कि गगन तिवारी की शादी भी हुई है। अभी तो सबको पता चल जाएगा कि गगन की पत्नी आप हैं। हाँ, फतेहपुर में ऐसे दिखाते हैं, अपने यूपी फतेहपुर में ऐसे दिखाते हैं कि उनके लड़के की शादी नहीं हुई है। अपने लड़के की शादी के लिए लड़की खोजते रहते हैं, सबसे बोलते रहते हैं। भिटौरा, ब्लॉक भिटौरा उनका लगता है, यूपी फतेहपुर ब्लॉक भटौरा। वो सबसे ये कहते रहते हैं कि मेरे लड़के की शादी करानी है, आप लड़की बताइए, आप लड़की बताइए। सबको ये दिखाते हैं। एक बेटा होने के बाद भी वो ऐसे दिखाते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं मेरी शादी को। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अगर बाय द वे आपको कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन रहेगा?
गगन तिवारी और मेरे ससुर जी संतोष तिवारी और उनकी मम्मी रेखा तिवारी जो मेरी सास हैं, और एक विपुल शुक्ला है जिनके जरिए सब कुछ होता है। उसका थोड़ा पॉलिटिक पावर भी है, वो बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े लोगों को जानता है, उसके द्वारा ही सब खेल रचा जा रहा है। 2 साल से जो मेरे ऊपर इतनी आपदा आ रही है उसी की वजह से आ रही है, क्योंकि वो दिमाग देता है उनके घर में बैठ के। वो उनका बड़ा बेटा बन चुका है, बल्कि उससे रिश्ता इनका कोई दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, आपके ससुराल में तो बहुत सारी फॉर्च्यूनर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत जमीन है, मतलब बिजनेस भी बहुत है आपके ससुर का, बहुत पैसा भी आता है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं? नहीं, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। 7 साल में मैंने 1 रुपए का भी उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया, ना लिया है ना उन्होंने कभी कुछ दिया है। बस खाली मुझे झांसा देते थे कि तुम तलाक दो तो तुमको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। आप ये मैम बताइए, मुझे तलाक ही देना होता तो मैं जेल से छुट्टी थी तभी तलाक दे करके अपना किनारा कर लेती। मैं क्यों तलाक दूं? मैंने शादी किया है, धर्म परिवर्तन किया है, मैं ना इधर की बच्ची हूँ ना उधर की बच्ची हूँ, मैं किधर जाऊँ? मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूँ? अब आप मैम ये बताइए, मैं लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इसमें गलती क्या है? मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ ना उस धर्म की बची हूँ, बीच में लटक रही हूँ। तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है जब मैं अकेली लेटती हूँ, या लगा लूँ अपना, या मैं खा के मर जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ इंसाफ नहीं बचा लोगों के पास। लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा, किस तरीके से मदद मांगिएगा? बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लोग, मैं बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। मुझे मेरे पति से दूर ना किया जाए, मेरा तलाक ना कराया जाए। मैंने 7 साल उसके लिए काटे, रो रो के, तड़प तड़प के, मार खा खा के, लेकिन अब वो मुझसे भाग रहा है, दूर जा रहा है। उसको दूसरी शादी करनी है, उसके घर वाले, उसकी मम्मी पापा दूसरी शादी कराना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मेरा बच्चा छोटा है अभी, उसके मानसिक पे बहुत फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें देखेगा, बड़ा होगा, पूछेगा मुझसे, मैं क्या कहूँगी कि मैं लड़ नहीं पाई अपने लिए, मैं बाबू तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाई। क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे, मुझे हरा दिया? पुलिस के पास जाती है मदद मांगने तो क्या कहते हैं? पुलिस के पास जब भी जाती हूँ तो बोलते हैं कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। कोर्ट में मुझे पता है कुछ नहीं होगा, 10 साल मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे। मैं 10-20 साल कैसे अकेली रहूंगी? कैसे इस बच्चे को, क्या मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी? शिक्षा भी तो देना बहुत जरूरी है। फिर मैं कैसे रहूंगी, कैसे खाऊंगी? सब पुलिस मुझे डालती रहती है। आपको लगता है कि आपके ससुराल में इतना पैसा है कि आपको कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता? कोई नहीं, सब पुलिस को पैसे वैसे दे के खिला के सब अपने अंडर में कर लेते हैं। सब मतलब मेरे ही खिलाफ झूठ दिखा करके, उनको सबको भड़का करके मुझे गलत, ऐसा पूरा गलत मुझे ठहरा देते हैं कि मैं ही हर जगह से मैं गलत हूँ, और वो लोग अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। अब ये बताइए मैम, 7 साल मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ, जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ? अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए, और उसके बाद अपना जीवन जीना चाहते हो, अपना शादी करना चाहते हो। अपने माँ बाप का अब इज्जत दिखता है, तब इज्जत नहीं दिखा था। तब बच्चा जब हो रहा था तब इज्जत नहीं दिखा था। इस मासूम का क्या कसूर है? इस बच्चे का क्या कसूर है? मुझसे रात में पूछता है पापा नहीं आए, मम्मी चॉकलेट लेके मेरे लिए। मुझे इतना गम होता है, इतना टेंशन होता है, मैं रात भर जगती हूँ कि मैं क्या उसको बोलूँ, क्या जवाब दूँ कि पापा तुम्हारे दूसरी शादी करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए। ये भी तो आपका प्रेजेंट है, हम भी तो प्रेजेंट है। अगर आपके माँ बाप प्रेजेंट है तो हम भी प्रेजेंट है आपका। इस प्रेजेंट का क्या करोगे? तुम धक्का दे दोगे इसको, तो हम दोनों को ले जा करके कुएं में गिरा दो, आप शादी कर लो, फिर मार दो हमको। सोचिए, इस लड़की का मदद पता है कोई नहीं कर रहा है।
ये लखनऊ से पटना आई है, ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ शहर, नवाबों का शहर, जहाँ पे आधा से ज्यादा मंत्री, विधायक, नेता रहते हैं, और वही योगी जी की सरकार और उसी शहर, उसी जिले की बेटी रो रही है। बताइए, एक अमीर ज़्यादा, करोड़पति, और ये करोड़पति पैसे से है लेकिन दिल बहुत छोटा है, दिल बहुत गरीब है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे का इज्जत नहीं कर पा रहा है। ये लड़की दर दर भटक रही है, भीख मांग रही है, और ये कह रही है कि भाई हमको इंसाफ चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन किया है। मैं मुसलमान से हिंदू बनी हूँ तो ना मुस्लिम मेरा सपोर्ट कर रहा है ना हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने बोला कि आ जाइए आप पटना, और ये लड़की एक दिन में ही पटना आ गई। सोचिए ये कितनी परेशान है। जिस राज्य से ये आती है ना, उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं कि भाई बेटियों के लिए हम खड़े हैं, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। और उस बेटी, उस शहर की बेटी, उस राज्य की बेटी यहाँ पे पटना में आकर के रो रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। और समय इतना खराब है कि हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, पिस रही है। और इनके ससुराल वालों के पास बहुत पैसा है दोस्तों। आप वीडियो में देखिए, इतने सारे फॉर्च्यूनर्स, इतनी बड़ी गाड़ी, और इतने लोग, इतनी टीम, और पॉलिटिशियन से पहचान, और ऑलरेडी इनके जो ससुर है वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। देखिए, हम गलती सिर्फ इस लड़के को कहेंगे, और ये कहेंगे कि गलती सिर्फ इस लड़के की है। इनके फैमिली वाले को हम गलत इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने लव मैरिज करके शादी किया, प्रेम विवाह किया, भागकर शादी किया, परिवार के बिना परमिशन से शादी किया। तो ना इनके फैमिली वाले गलत हैं और ना ही लड़के के फैमिली वाले। लेकिन हम बस लड़के को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़के ने इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, और इसको जेल होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं भी योगी सरकार से यही कहूंगी कि गगन तिवारी पर कार्रवाई हो, और जो भी ये गलती किया है इसकी सजा इसको मिले। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।